इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 16, लेक्चर 16 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो सुनिए ध्यान से। इसमें हम 4 रूल पढ़ेंगे। बेसिकली आपने फिशर प्रोजेक्शन बनाया था। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर है COOH, ये है OH, H और CH3। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि अगर आप इस फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, कितना 180 डिग्री रोटेट करते हैं इसी पेपर के प्लेन में, है ना, इसी पेपर के प्लेन में आपने इसको ऐसे रोटेट किया 180 डिग्री, तो इसका जो पहले कॉन्फ़िगरेशन था वो रोटेट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। सो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। ये इसको नंबर देंगे 1, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4। तो आपको पता है ट्रिक क्या था, हार, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आर होता है। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3 गए, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो ये होगा आर। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको 180 डिग्री रोटेट करिए इसी पेपर के प्लेन में। इसको 180 डिग्री रोटेट करिए इसी पेपर के प्लेन में, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, रोटेट करेंगे तो H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा और COOH नीचे आ जाएगा। तो हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया। अब भी कॉन्फ़िगरेशन R ही होगा। कैसे देख लीजिए, 1 2 3 4 कैसे गए, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि वापस से आप एंटी क्लॉकवाइज गए, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा। तो ये है पहला पॉइंट, क्या कि अगर फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री रोटेट करते हैं इन प्लेन ऑफ पेपर तो कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल हैं, यानी कि होमोमर हैं। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो इफ फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। जैसे इसको हमने 180 डिग्री रोटेट किया इन प्लेन ऑफ पेपर, तो इसका जो पहले कॉन्फ़िगरेशन R था वो अभी भी कॉन्फ़िगरेशन R ही होगा। सो दिस इज द रूल नंबर 1। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या था कि आपने इस फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री रोटेट किया था, कब, प्लेन ऑफ पेपर में। लेकिन अब आप क्या करिए, इस फिशर प्रोजेक्शन को लिफ्ट करके आप रोटेट करिए। क्या बोल रहे हैं, आपने इसको लिफ्ट किया और फिर आपने इसको 180 डिग्री रोटेट किया। कैसे, ध्यान से सुनिए, आपने उसको लिफ्ट किया फिर 180 डिग्री रोटेट किया। पहले ये ऐसे था, आपने इसको लिफ्ट किया और फिर 180 डिग्री रोटेट किया। पहले ये ऐसे था, आपने इसको उठाया, लिफ्ट किया और 180 डिग्री रोटेट किया। तो अभी देखिए ये पहला स्ट्रक्चर था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था R। जब आपने इसको लिफ्ट करके ऐसे रोटेट किया, तो आपने इसको लिफ्ट करके रोटेट किया तो H इधर आ जाएगा, OH इधर आएगा, लेकिन इस समय देखिए जो COOH है और CH3 है उसका पोजीशन सेम हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R था। तो जब भी ध्यान रखिएगा आप लिफ्ट करके 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, यानी ये R था तो ये S हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका मिरर इमेज है, क्योंकि जब आप मिरर इमेज बनाइएगा तो OH इधर था तो OH इधर आ जाएगा। तो हम यही बोलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, देन न्यू फिशर फॉर्म विल बी मिरर इमेज ऑफ प्रीवियस फिशर, और कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। मतलब R था तो S हो जाएगा, S था तो R हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो इफ फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री by lifting it from the plane of paper then new fissure form will be mirror image of the previous fissure, so configuration also changes। मतलब R का mirror image S and S का R, जैसे ये था तो इसको हमने ऐसे लिफ्ट किया और फिर रोटेट कर दिया 180 डिग्री, तो H पहले इधर था तो अब इधर आ जाएगा, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा।
नेक्स्ट जो रूल नंबर थर्ड है उसको ध्यान से सुनिए। अभी तक जो हमने रूल नंबर 1 और 2 पढ़ा है उसको हमने फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया था, पर रूल नंबर थर्ड जो है ये आपको फिशर प्रोजेक्शन पे एप्लीकेबल तो है ही, ये साथ ही साथ वेज डैश पे भी एप्लीकेबल होगा, वेज डैश पे भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा ध्यान से सुनिए रूल कहता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है ये। ये जो थर्ड रूल नंबर थर्ड है ये फिशर और वेज डैश दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब रूल क्या कहता है इसको सुनिए। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है, वापस से हम सेम एग्जांपल लेते हैं, इधर H इधर OH और COOH इधर CH3, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब आप क्या करिए, एक ग्रुप को आप फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम COOH को फिक्स कर रहे हैं, कर दिया फिक्स। एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी जो तीनों ग्रुप है उसको या तो आप क्लॉकवाइज या आप एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, रोटेट करिए। तो रोटेट करने से जो आपका न्यू प्रोजेक्शन बनेगा, न्यू फीचर बनेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले से सेम होगा। तो यही पॉइंट है कि एक ग्रुप को फिक्स करने से बाकी तीनों ग्रुप को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे जो बाद में कॉन्फ़िगरेशन आता है वो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही होता है। तो दिस इज रूल नंबर थर्ड, इसको पहले लिख लेते हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन बना कैसे बनेगा, आप इसको तीनों को रोटेट करिए। तो COOH को हमने फिक्स रखा था, इसको हमने रोटेट किया था, कैसे, इसको हमने रोटेट किया था, H को इधर ले गए थे, CH3 को इधर ले गए थे और इसको हमने इधर ले गए थे। तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH3 और फिर यहाँ आ जाएगा OH। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन R था, आप चेक करिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी भी R होगा। तो एक को फिक्स किया, बाकी तीनों को रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हैं आप, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड जो मास्टर रूल है क्या कहता है ये, इफ एनी वन ग्रुप फिक्स्ड एंड रिमेनिंग 3 ग्रुप रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, एप्लीकेबल फॉर बोथ फिशर एज वेल एज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये एग्जांपल था, COH को हमने फिक्स किया, इसको इधर रोटेट किए, इसको इधर रोटेट किए, इसको इधर रोटेट किए, तो H नीचे आया, CH3 इधर गया और OH इधर आया। तो ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल या होमोमर है। डन। जो नेक्स्ट रूल है वो रूल नंबर 4 है। जैसे रूल नंबर थर्ड फिशर एज वेल एज वेज डैश दोनों के लिए एप्लीकेबल था, सिमिलरली रूल नंबर 4 ये भी फिशर एज वेल एज वेज डैश दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एप्लीकेबल है तो क्या है रूल नंबर 4 ये सुनिए। अगर आप क्या करते हैं, ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं, ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं और ये इंटरचेंज जो है ऑड इंटरचेंज है कायरल कार्बन के अराउंड, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ग्रुप को इंटरचेंज कर सकते हैं इवन में, इवन इंटरचेंज कर सकते हैं, या ऑड इंटरचेंज कर सकते हैं अराउंड कायरल कार्बन, अराउंड कायरल कार्बन, अराउंड कायरल कार्बन आप ग्रुप को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑड इंटरचेंज या इवन इंटरचेंज। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ऑड इंटरचेंज करिएगा अराउंड कायरल कार्बन तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप इवन इंटरचेंज करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें हमने क्या किया, ऑड इंटरचेंज किया, मतलब एक ग्रुप को हमने इंटरचेंज किया, F को यहाँ ले आए, Br को यहाँ ले गए, F को यहाँ ले आए, Br को इधर ले गए, तो एक इंटरचेंज हुआ। तो ये ऑड इंटरचेंज है, और जब भी ऑड इंटरचेंज है तो पहले S कॉन्फ़िगरेशन था, बाद में R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ऑड जब भी इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए हमने इवन इंटरचेंज किया, कैसे, F को यहाँ ले गए, Br को यहाँ ले गए, और फिर Cl को नीचे ले गए, I को ऊपर ले गए। तो देखिए Br को इधर, Br को इधर, F को इधर, F को इधर, फिर Cl को नीचे, I को ऊपर। तो देखिए इवन इंटरचेंज है,
और जब भी इवन इंटरचेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसको लिख भी लेते हैं। सो रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज ऑफ ग्रुप अराउंड कायरल कार्बन विल रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, बट even number of interchange will retain the configuration, और this is applicable for both Fisher as well as Weiss test representation। अब हम बात करेंगे some important terms, जिसमें पहला important terms है वो है enantiomer। enantiomer 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 को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले लैक्टिक एसिड का। देखिए लैक्टिक एसिड को फिशर फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, इधर COOH, इधर OH, इधर H और इधर CH3। अब आप क्या करिए, ये है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में देखिए आपको एक कायरल सेंटर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है साहब, दिखाई पड़ रहा है। आप इसका मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज बनाइएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये OH यहाँ पे आएगा, ये H यहाँ पे आएगा, ये COOH यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे, कायरल कार्बन अभी भी है। तो देखिए एनेंशियोमर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एनेंशियोमर, पहली बात तो ये समझिए कि एनेंशियोमर जो कंपाउंड होंगे, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि लैक्टिक एसिड एनेंशियोमर है, तो पहली बात तो लैक्टिक एसिड एनेंशियोमर जो कंपाउंड शो करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? बिल्कुल है, मिरर इमेज है आपस में। अब आप क्या करिए, इस वाले कंपाउंड को, इस लैक्टिक एसिड को इसके मिरर इमेज पे लेके जाइए। क्या ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं सुपर इम्पोज करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? मिरर इमेज होते हैं। ठीक है साहब, मिरर इमेज होते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट सुनिए, मिरर इमेज है पर सुपर इम्पोज आपस में नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इतना हुआ। अच्छा ध्यान से सुनिए, आपस में मिरर इमेज हैं, तो देखिए इसका ये जो फॉर्म है, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो सॉल्युबिलिटी होता है वो सेम आता है। यानी इन दोनों कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी सेम आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी सेम है, तो हम इस दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए मैंने ये बोला है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई और मेथड होगा उससे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इस दोनों को नहीं सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, वो सेम है। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या इसमें सिमिट्री है? इसमें सिमिट्री नहीं होगा, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे और सिमिट्री भी एब्सेंट होगा। और ध्यान से सुनिए, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, और सेम एक्सटेंट से जितना ये रोटेट करेगा उतना ये ऑपोजिट में रोटेट करेगा। तो ये है एनेंशियोमर। तो हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब लिखते हैं। सो एनेंशियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया आपको? दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और इसी के कारण से हेंस कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फॉर्म वन फ्रैक्शन, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन यानी कि RS कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा और सिमिट्री एब्सेंट होगा, अच्छा ध्यान से सुनिए, इफ वन रोटेट PPL इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन अदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सेम एक्सटेंट, ये भी बात किया था। तो ये लैक्टिक एसिड का देखिए ये एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड का ये एग्जाम्पल है।
पहले तो ये देखिए, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है और इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग भी है, तो ये आपस में इनैंशियोमर होंगे। तो जितना ये पीपीएल को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में, इतना ये एंटी क्लॉकवाइज में विथ सेम एक्सटेंट। तो लैक्टिक एसिड का ये दोनों फॉर्म आपस में इनैंशियोमर है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, पहले तो आप याद रखिए इस मॉलिक्यूल का नाम है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं टार्टरिक एसिड। अच्छा, टार्टरिक एसिड बुला लिए। अब सुनिए, क्या ये दोनों इनैंशियोमर हैं? चेक करते हैं। पहला, आप कायरल सेंटर ढूंढिएगा। देखिए कायरल एटम है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें होगा, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज बनाइएगा तो OH इधर था तो इधर आ जाएगा, H इधर था तो H इधर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करिएगा, नहीं होगा सुपर इम्पोज, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ऑप्टिकल एक्टिव है। तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सेम होगा। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा। ये पीपीएल को क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा विथ सेम एक्सटेंट। दैट्स वाई टार्टरिक एसिड आर इनैंशियोमर टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमिक मॉडिफिकेशन या DL और प्लस माइनस क्या होता है। क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L इनैंशियोमर आर कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। मतलब आप एक D इनैंशियोमर लीजिए, एक L इनैंशियोमर लीजिए और इसको इक्विमोलर लीजिए, इस दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। तो जो रेसेमिक मिक्सचर है, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर क्या है? दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। मतलब D इनैंशियोमर L इनैंशियोमर का मिक्सचर बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। रेसेमिक मिक्सचर बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। और जो सेपरेशन है D और L आइसोमर का फ्रॉम रेसेमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। यानी कि जो DL को मिलाए थे, मिलाने के बाद उसको सेपरेशन करेंगे, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, लैक्टिक एसिड का 50% D लिया है फॉर्म, 50% L लिया है फॉर्म। ये D फॉर्म क्लॉकवाइज रोटेट करेगा PPL को और ये L फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा विथ सेम एक्सटेंट। तो ये दोनों आपस में रेसेमिक मिक्सचर बनाएंगे तो नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी 0। तो ये है रेसेमिक मिक्सचर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रिजॉल्व। अच्छा ध्यान से सुनिए, रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन क्या होता है? जो D और L फॉर्म को सेपरेट करना रेसमिक मिक्सचर से, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो D और L फॉर्म कौन बनाएगा कंपाउंड? जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वही D फॉर्म और L फॉर्म बनाएगा। तो आप इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को ढूंढिएगा जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है और वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, तभी उसका D और L फॉर्म बनेगा। और तभी D और L फॉर्म आपस में जब मिक्सर बनाएंगे तो उसको रेसेमिक मिक्सर कहेंगे। और जब उसको आप रिजॉल्व करिएगा, यानी कि उसको सेपरेट करिएगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्व्ड वही होगा जिसके पास कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो रिजॉल्व्ड वही होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ की पॉइंट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैन बी रिजॉल्व्ड। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ढूंढने बैठ जाइए। सो सिंपल। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करेंगे डाइस्टीरियोमर के बारे में। डाइस्टीरियोमर के बारे में ध्यान से सुनिए। देखिए इनैंशियोमर में हमने पढ़ा था कि इनैंशियोमर आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ध्यान से सुनिएगा, डाइस्टीरियोमर में क्या होंगे? ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्या हम इसको ऐसे बोल दें, ऐसे स्टीरियो आइसोमर? बिल्कुल सही बात है। स्टीरियो आइसोमर के ही तो 2 टाइप होते थे, GI और OI। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं है आपस में, तो विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। मिरर इमेज टू ईच अदर, ठीक है, नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। तो डाइस्टीरियोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो आपस में मिरर इमेज नहीं है।
ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, अब सिंस ये आपस में मिरर इमेज नहीं है तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो डिफरेंट होगा। तो अगर डिफरेंट होगा तो देखिए इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता था, इसलिए इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसको आसानी से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है डायस्टेरियोमर और इनैंशियोमर में, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनैंशियोमर में मैंने आपको बोला था कि ये हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इनैंशियोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पर डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखिए, ये है COOH, ये है OH, ये H, ये OH, ये H और ये COOH। और मैंने आपको एक और कंपाउंड दिया COOH, OH, H, H, OH और COOH। तो क्या बताइए, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? नहीं है मिरर इमेज, क्योंकि आप इधर लगाइएगा मिरर तो OH यहाँ था तो OH यहाँ आना चाहिए था, पर यहाँ H है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होता तब हम एनेंटियोमर सोचते, पर मिरर इमेज नहीं है तो हम सीधा बोल देंगे कि ये दोनों कंपाउंड आपस में डायस्टेरियोमर है। डन। अब ध्यान से सुनिए, इसमें देखिए ये 2 कायरल है और इसमें भी 2 कायरल है, पर देखिए इसमें 2 कायरल होने के साथ साथ यहाँ पे सिमिट्री प्रेजेंट है। और आपको पता है अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है 2, उसमें सिमिट्री प्रेजेंट है, यानी कि POS प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। और सिंस इसमें सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि डायस्टेरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ये देखिए सिस फॉर्म है, ये देखिए ट्रांस फॉर्म है। क्या ये आपस में मिरर इमेज है? नहीं है, तो ये डायस्टेरियोमर होंगे। तो हम लिख लेते हैं डायस्टेरियोमर के बारे में। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर, मतलब ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज और दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फॉर्म 2 फ्रैक्शन। और डायस्टेरियोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे ये 2 एग्जांपल देखिए और ये 2 एग्जांपल देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2004 AIPMT में आया था। पढ़िए, ये बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर। किसका? 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-ब्यूटेन का। अच्छा, 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-ब्यूटेन का। तो देखिए ये है 1 2 3 4, तो ये है 2-ब्रोमो-3-क्लोरो-मेथ-एथ-प्रोप-ब्यूटेन का, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये कायरल सेंटर नजर आ रहा होगा, ये कायरल सेंटर नजर आ रहा होगा, आया नजर? क्योंकि इस कार्बन पे एक डिफरेंट ग्रुप, दूसरा तीसरा पूरा डिफरेंट ग्रुप, सिमिलरली इस कार्बन का। अब इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर बनाने के लिए पहले तो आप इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फिशर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ये एक कायरल सेंटर है, ये दूसरा कायरल सेंटर है, बना लिया आपने। तो 2 कायरल सेंटर है, इसने हमने 2 लाइन लिखा। अच्छा ध्यान से देखिए, इस कायरल सेंटर पे 3 ग्रुप हैं, CH3HBr, ठीक है, CH3HBr। तो देखिए CH3 को हम ऐसे लिखते हैं, H और Br हमने ऐसे लिख दिया, तो ये कायरल सेंटर बन गया। फिर ये कायरल सेंटर है, इसमें है HCl और CH3, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, HCl और CH3। तो ये आपका फिशर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जैसे ही आपने इसका फिशर फॉर्म बनाया तो आप पहले इसका मिरर इमेज बना लीजिए। मिरर इमेज बना लिया आपने इसका, कैसे? तो देखिए मिरर इमेज ऐसे बनेगा, Br इधर था, Br इधर आ जाएगा, Cl इधर था, Cl इधर आ जाएगा, H इधर और CH3। अब याद करिए इनैंशियोमर का डेफिनेशन, मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव है,
मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो अगर आप इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, तो 1 and 2 क्या हो गया? इनैंशियोमर। क्या हो गया? इनैंशियोमर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। अब आप क्या करिए, इस ग्रुप में इस वाले पार्ट को उल्टा करके लिख दीजिए। इस ग्रुप में इस वाले पार्ट को उल्टा करके लिख दीजिए। तो लिख देते हैं, ये CH3, ये इधर Br आ जाएगा क्योंकि इसको उल्टा किया, इधर H, और इसको सेम ही रहने दिया तो HCl, और इधर CH3। ठीक है, ये है थर्ड कंपाउंड। अब आप क्या करिए, इसका मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज बनाइएगा, तो इसका मिरर इमेज बनाइए, तो इसका मिरर इमेज CH3 इधर, ये H इधर आ जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा, Br इधर और H इधर। अब ध्यान से सुनिए, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर है, आपस में मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या है? ये मॉलिक्यूलर नंबर 4 है, आपस में मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो 3 और 4 भी क्या होंगे? 3 and 4 भी क्या होगा? इनैंशियोमर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं 1 and 3 में रिलेशन बताइए। किसमें? 1 and 3 में रिलेशन बताइए। तो सुनिए, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? मिरर लगाइए। Br इधर है, Br इधर है, Cl इधर है, Cl इधर होना चाहिए, पर यहाँ H है, यानी कि 1 और 3 आपस में मिरर इमेज नहीं है। और जैसे ही मिरर इमेज नहीं है तो 1 and 3 क्या हो जाएंगे? डाइस्टीरियोमर। आया समझ में? फिर नेक्स्ट सुनिए, अब आप बताइए 1 and 4, ये 1 है, ये 4 है, मिरर इमेज ढूंढिएगा तो Br इधर है तो Br इधर होना चाहिए, पर नहीं है, तो 1 and 4 भी क्या होगा? डाइस्टीरियोमर। फिर सुनिए 2 and 3 बात करिए, फिर मिरर लगाइए, H इधर है, H इधर होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं है, तो 2 and 3 भी क्या है? डाइस्टीरियोमर। अच्छा, फिर बात कर लीजिए 2 and 4 देखिए, मिरर लगाइए, इधर H है, इधर H है, बल्कि सही है, फिर इधर H है, इधर H होना चाहिए, पर इधर Cl है, तो ये भी 2 and 4 भी मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए डाइस्टीरियोमर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। सो हमने इनैंशियोमर डिस्कस किया, डाइस्टीरियोमर डिस्कस किया, अब यहीं पे हम डिस्कस करेंगे मीजो कंपाउंड, क्योंकि तीनों में रिलेशन पूछता है। तो देखिए, इनैंशियोमर में ये आपस में मिरर इमेज थे, यस और नो? सो अब ध्यान से सुनिए, इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इनैंशियोमर में एक ही कायरल सेंटर हमने डिस्कस किया था। मीजो कंपाउंड में एक चीज सबसे ज्यादा मस्ट है कि यहां मोर देन 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन 1 कायरल कार्बन, मतलब ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, यस और नो? ये सबसे पहला मस्ट कंडीशन है कि मोर देन 1 कायरल कार्बन होना चाहिए, और उसमें या तो POS होना चाहिए या COS होना चाहिए, मतलब कि यहाँ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। पर ऐसा हमने कुछ इनैंशियोमर में बात नहीं किया था। इनैंशियोमर में सिर्फ हमने इतना बोला, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ क्या बोल रहे हैं? लैक्टिक एसिड में, सॉरी, मीजो कंपाउंड में क्या बोल रहे हैं कि मोर देन 2 कायरल कार्बन होना चाहिए या इक्वल टू 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, POS COS यानी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा, जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पर जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। क्यों? अभी बात करेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, इनैंशियोमर में मिरर इमेज आपस में आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया था कि अगर आप फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री प्लेन, पेपर के प्लेन में रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहता है। तो आप इसको 180 डिग्री रोटेट करिएगा तो CH3 ऊपर आ जाएगा, तो देखिए ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। पर जब आप मीजो कंपाउंड में मिरर इमेज को आप रोटेट करिएगा तो वो दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, यानी कि मिरर इमेज बोल सकते हैं, आइडेंटिकल होंगे।
मिरर इमेज क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इसीलिए मीजो कंपाउंड को इनैंशियोमर नहीं बुलाते हैं। और सिंस यहाँ पे दो कायरल कार्बन से ज़्यादा या इक्वल टू होना चाहिए, तो अगर एक कायरल का आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दूसरे कायरल का एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों कायरल का अलग अलग होगा। तो इस सारे पॉइंट को लिख लेते हैं। सो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होता है, बिल्कुल सही बात है। हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विथ पीओएस या सीओएस यानी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। फिर सुनिए, मीजो कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों? ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। अच्छा, मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज आइडेंटिकल, सो दे आर नॉट इनैंशियोमर। इनैंशियोमर में मिरर इमेज एक दूसरे के उल्टे होते थे, पर ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं तो सुपर इम्पोजिबल हो सकते हैं, पर इनैंशियोमर में सुपर इम्पोजिबल नहीं था क्योंकि मिरर इमेज एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं थे। और जो आर एस कॉन्फिग्रेशन है, बोथ कायरल कार्बन ऑफ मीजो कंपाउंड इज ऑपोजिट। जैसे आप इसको देखिए, ये है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में आप देखिए दो कायरल सेंटर हैं, तो यानी कि यहाँ मीजो हो सकता है। और यहाँ देखिए पीओएस और सीओएस भी प्रेजेंट है, वहाँ नहीं था, तो ये क्या होंगे, ये मीजो होंगे। सिमिलरली इसमें, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं आपको कायरल सेंटर देखने को नहीं मिले, नो कायरल सेंटर यानी नो मीजो, ये ध्यान रखिएगा, नो कायरल सेंटर मतलब नो मीजो। तो दैट्स इट।